हेलो लर्नर्स, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन में हमने क्या डिस्कस किया? वी डिस्कस्ड अबाउट एयर पॉल्यूशन, वी डिस्कस्ड अबाउट साउंड पॉल्यूशन एंड वी डिस्कस्ड अबाउट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। हमने क्या डिस्कस किया? वायु प्रदूषण, हमने ध्वनि प्रदूषण डिस्कस किया और हमने अपशिष्ट प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन डिस्कस किया। अब अपशिष्ट कैसे हो सकता है? ठोस, लिक्विड और गैस, तीनों अवस्था में हो सकता है। फिर हमने जो सबसे पहले वायु प्रदूषण डिस्कस किया। वायु प्रदूषण में हमने कल के लेक्चर में क्या डिस्कस किया कि वायु प्रदूषण जो है कैसे होता है और उसके स्रोत क्या क्या है। फिर हमने डिस्कस किया कि वायु प्रदूषण को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और फिर कंट्रोल करने वाली यूनिट यानी कि डिवाइस हमने डिस्कस किए। हमने क्या किया? सारे डिवाइस हमने डिस्कस किए और उन डिवाइसों को कहां पे लगाया जाएगा? जहां से उस प्रदूषण का उद्गम हो रहा है, यानी कि सोर्स, स्रोत, जो प्रदूषण के सोर्स या स्रोत है जहां से उत्पन्न हो रहे हैं, या तो हम वहीं पे डिवाइस लगा दें या फिर हम ऐसे ईंधन या ऐसे तकनीकी का प्रयोग करें कि प्रदूषण उत्पन्न ही ना हो। ये क्या था? वायु प्रदूषण का निवारण था। ठीक है। जो उपचार होता है, बीमारियां जब हो जाती है, उपचार वो क्या है? सबसे लास्ट तरीका होता है। लेकिन उपचार हम कितना करेंगे उससे पहले हमें क्या है? निवारण यानी कि नियंत्रण करना अति आवश्यक होता है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में हमने डिस्कस किया कि ध्वनि प्रदूषण कहां कहां से उत्पन्न होते हैं। अब ध्वनि प्रदूषण सबसे ज्यादा किसका योगदान किसका था? परिवहन का, फिर उद्योगों का। तो ज्यादातर किससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा था? जैसे उद्योगों में मशीनें या फिर उद्योग जहां पे क्या है, जहां पे उद्योग किसके थे? इस्पात, जहां पे लोहे से बनने वाली जो क्या थी? मशीनें थी, या फिर कागज का उद्योग, वहां पे क्या हो रहा था? ध्वनि प्रदूषण ज्यादा हो रहा था। और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि परिवहन में हमने डिस्कस किया कि जो परिवहन है सबसे ज्यादा रोड, बाय रूट जो परिवहन के साधन चलते हैं वहां से ध्वनि प्रदूषण हो रहा था। अब ध्वनि प्रदूषण किस तरीके से होता है? या तो फिर 1 किलोमीटर के दायरे में अत्यधिक वाहन हो तब भी ध्वनि प्रदूषण अधिक होगा, या फिर क्या है? रोड की कंडीशन खराब हो, या फिर इंजन की कंडीशन खराब हो। अगर इंजन की कंडीशन खराब है तो ज्यादा आवाज करेगा, और इंजन की कंडीशन अगर खराब है तो वो वायु प्रदूषण भी करेगा। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। अच्छा इंजन होगा तो वायु प्रदूषण कम होगा। फिर हमने इसमें डिस्कस किया था कि हॉर्न, उच्च आवृत्ति या फिर तीव्रता के हॉर्न का उपयोग करने से क्या है? ध्वनि प्रदूषण अधिक हो रहा था। अब ध्वनि प्रदूषण क्योंकि रेल में यानी कि बाय रेलवे ध्वनि प्रदूषण कम हो रहा था, लेकिन ट्रेन में आपने देखा होगा, रेल में कैसे हॉर्न होते हैं? ज्यादा ध्वनि उत्पन्न करने वाले हॉर्न होते हैं। उसकी स्पीड ज्यादा होती है तो ज्यादा दूर तक क्या है? हॉर्न की आवाज सुनाई देनी चाहिए, ताकि अगर ट्रैक पे कुछ जानवर है या इंसान है क्रॉस कर रहा है तो क्या है? वो अपना बचाव कर सके। फिर हमने डिस्कस किया था कि जो गाड़ियां हैं, गाड़ियां अगर अत्यधिक उच्च गति से चलेगी तब भी ध्वनि प्रदूषण अधिक होगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि एयरपोर्ट के आसपास
के एरिया में ध्वनि प्रदूषण अत्यधिक होता था। फिर ध्वनि प्रदूषण में एक टर्म आता है ग्रीन मफलर, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, क्लियर। अब उसमें ध्वनि प्रदूषण के निवारण हमने डिस्कस कर लिए थे, ध्वनि प्रदूषण के हमने निवारण डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद हमने डिस्कस किया था अपशिष्ट प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब जितना भी कचरा होता है जैविक अजैविक हमारे घरों से या फिर सब्जियों की ठेलियों से या फिर हम बोल सकते हैं कि कारखानों से जो भी कचरा आ रहा है और अस्पतालों से, ठीक है, जैसे कांच है तो उसको अलग रखेंगे ताकि उसका क्या है रिसाइकल किया जाए या फिर रीयूज किया जाए, और प्लास्टिक है उसे अलग रखेंगे और जैविक कचरे को अलग रखेंगे ताकि उसकी कंपोस्टिंग या फिर सैनिटरी लैंडफिलिंग की जाए। ये क्या थे, जैसे सैनिटरी लैंडफिलिंग और कंपोस्टिंग क्या थे, ये क्या थे प्रबंधन के तरीके थे। अब हमने इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तरीके को डिटेल में डिस्कस कर लिया था, जैसे कि 3.5 से 0.5 के बीच में इतनी क्या है, हम सैनिटरी लैंडफिलिंग में क्या लेयर बनाते जाएंगे, भरते जाएंगे कचरे को इतने डेप्थ में, और फिर उसका कंपैक्शन करेंगे यानी कि दबाया जाएगा उसे, फिर दोबारा से इसी तरीके से जब तक 1.5 मीटर की लेयर नहीं हो जाती तब तक दबाएंगे, और उसके ऊपर क्या है मिट्टी की परत डाल करके उसे दबाएंगे। और उसके लिए लीचेट जो निकलता है यानी कि जो कचरा है सैनिटरी लैंडफिलिंग में, उसके बाद उससे द्रव निकलता है एक, ठीक है, द्रव निकलता है, तरल पदार्थ निकलता है, उसको क्या है ग्राउंड वाटर टेबल में नहीं मिलने दिया जाता है। अगर वो ग्राउंड वाटर टेबल में मिल जाता है तो वो कैंसर का कारण बनता है। उसके लिए क्या अलग से नीचे पाइप लगाए जाते हैं या फिर सीमेंटेड कंक्रीट फ्लोर डाला जाता है ताकि क्या है उसमें सीप करके ग्राउंड वाटर टेबल में वो जो लीचेट है वो नीचे ना जा पाए। उसके बाद हमने ये चीज़ें डिस्कस कर ली थी और हमारा क्या है टॉपिक खत्म हो गया था। आज हम डिस्कस करेंगे जल प्रदूषण की समझ, यानी कि हम क्या समझेंगे जल प्रदूषण को समझेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वाटर पॉल्यूशन। डेफिनेशन यानी कि परिभाषा, जल प्रदूषण की ये क्या है परिभाषा है। अब जल प्रदूषण क्या होगा, जल में अवांछित, जिससे क्या है हम जल हमारे पीने योग्य नहीं होगा, ठीक है, अगर हम पी लेंगे तो क्या है बीमार हो जाएंगे। अब हो सकता है वो क्या है सॉलिड फॉर्म में हो सकता है वो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है वो गैसीय फॉर्म में हो। इतना समझ आ गया तो उससे क्या है जल प्रदूषण होगा। चलो पढ़ते हैं आगे। जल प्रदूषण से आशय जल की गुणवत्ता में किसी भी भौतिक जैविक या रासायनिक परिवर्तन से है जो जीवित प्राणियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जल को विशिष्ट उपयोगों के लिए अनुपयोगी बना देता है। मतलब अगर जल में भौतिक जैविक या रासायनिक पदार्थ रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है, उसके गुण में परिवर्तन हो रहा है जिसके कारण हम हमारे पीने योग्य नहीं हो पा रहा है या फिर हमारे नहाने योग्य नहीं हो पा रहा है या फिर हमारे फल सब्जी फलों के वृक्ष एवं सब्जियों के खेत की सिंचाई करने योग्य नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा जल प्रदूषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा जल प्रदूषण, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जल प्रदूषित हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। व्याख्या की गई है जब जल की संरचना या गुणवत्ता क्वालिटी में परिवर्तन हो जाता है जिससे वो अपने निर्धारित उद्देश्य के लिए अनुपयुक्त हो जाता है, तब उसे प्रदूषित जल कहा जाता है।
जब वो जो जल है, जब जल अपने निर्धारित उद्देश्य के लिए अनुपयुक्त हो जाता है, अनडिजायरेबल हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रदूषित जल कहा जाता है। जल प्रदूषण के स्रोत। जल प्रदूषण को सामान्यतः 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। वाटर पॉल्यूशन कैन बी कैटेगराइज्ड इन classified in 2 categories. Water pollution can be classified in 2 categories. कौन कौन सी कैटेगरी है? बिंदु स्रोत प्रदूषण, यानी कि पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। हमें पता होगा कि कहां से, इसमें बिंदु स्रोत प्रदूषण में हमें क्या है, पता होगा कि कहां से जल प्रदूषित हो रहा है, यानी कि कहां से जल में प्रदूषित या अवांछित प्रदूषक मिल रहे हैं, अवांछित पदार्थ या फिर प्रदूषक मिल रहे हैं। और गैर बिंदु स्रोत प्रदूषण, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कहां से अवांछित पदार्थ या फिर प्रदूषक जल में मिल रहे हैं, जो जल को प्रदूषित कर रहा है, उसे कहते हैं गैर बिंदु स्रोत प्रदूषण। बिंदु स्रोत प्रदूषण। बिंदु स्रोत प्रदूषण वह प्रदूषण है जिसकी उत्पत्ति एकल पहचाने जाने योग्य स्रोत से होती है, जहां से प्रदूषक पदार्थ जल में छोड़े जाते हैं। विशेषताएं। ऐसे स्रोत विशिष्ट, पहचाने जाने योग्य होते हैं और इनकी निगरानी तथा नियंत्रण करना तुलनात्मक रूप से आसान होता है। जब हमें पता होता है कि ये जो प्रदूषक है या फिर अवांछित पदार्थ है जल में कहां से छोड़े जा रहे हैं या फिर कहां पर मिल रहे हैं, तो हमें पता होता है कि किस प्रकार के पदार्थ इसमें मिल रहे हैं, तो उसके क्या निगरानी और नियंत्रण करना आसान होता है। तो हम क्या वहां पर जहां से मिल रहा है वहां से हम क्या है उसको ट्रीट करेंगे और उसमें अवांछित पदार्थ या प्रदूषक की मात्रा को जितना ज्यादा से ज्यादा है कम करने की हम कोशिश करेंगे। किसकी? अवांछित पदार्थ या प्रदूषक की मात्रा को। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण, ये क्या एग्जाम्पल है? औद्योगिक अपशिष्ट का उत्सर्जन। तो हमें पता है कि कारखाना कहाँ है और कहाँ से क्या अपशिष्ट का उत्सर्जन हो रहा है, तो हम वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट लगा सकते हैं। और लगाना अति आवश्यक होता है जहाँ पर भी उद्योग होते हैं। तब तक क्या है तब तक उन्हें अनुमति नहीं मिलती है। और जिससे क्या करते हो, जो ज़्यादा डेंजर पदार्थ या फिर अवांछित पदार्थ या फिर प्रदूषक है उसको क्या है उस जल से, सीवेज से हटाया जा सके। कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं। अब चिमनियों पे क्या है डिवाइस लगाए जाते हैं कि धुएं में जो पार्टिकुलेट मैटर है, सूक्ष्म पदार्थ है और हानिकारक गैस है, उसको क्या है कम हानिकारक गैस में बदला जा सके और पार्टिकुलेट मैटर को क्या है सेटल कराया जा सके, यानी कि नीचे बिठा दिया जाए। या किसके थ्रू, या तो फिर वाटर स्प्रे होगा या फिर क्लोथ लगा होगा, भीगा हुआ कपड़ा, तो उससे क्या है वो जो पार्टिकुलेट मैटर होता है, सूक्ष्म पदार्थ है, वो उससे क्या अलग हो जाता है। और नगर पालिका अपशिष्ट जल, नगर पालिका में जो अपशिष्ट जल होता है। आई होप ऑल इज क्लियर। यहां तक आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। बिंदु स्रोत प्रदूषण के उदाहरण। अब बिंदु स्रोत प्रदूषण के कौन कौन से उदाहरण है? जैसे कि घरेलू सीवेज, मलजल, यानी कि घरेलू सीवेज। ठीक है, घरेलू सीवेज में विभिन्न प्रकार के प्रदूषक होते हैं, जैसे तेल, मानव मलमूत्र, मिट्टी, कागज, कपड़ा, रेत कण तथा डिटर्जेंट, और अकार्बनिक यौगिक जैसे घुलित पदार्थ जिनमें सोडियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट शामिल है। इनमें
इसमें रसोई का सड़ा गला अपशिष्ट भी शामिल होता है, जो घर से निकलने वाला सीवेज होता है, ठीक है, उसमें ये सारे के सारे पदार्थ होते हैं, प्रदूषक होते हैं, ठीक है, अवांछित पदार्थ बोल सकते हैं, और ऐसे हम क्या बोल सकते हैं, प्रदूषक, यानी कि पॉल्यूटेंट। आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त घरेलू सीवेज में रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु एवं सूक्ष्म जीव होते हैं। क्या होते हैं? रोगजनक, यानी कि रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु या सूक्ष्म जीव घरेलू सीवेज में होते हैं, जो जल प्रदूषण के महत्वपूर्ण कारक है, जो जल प्रदूषित करने में क्या है, अहम भूमिका निभाता है या फिर कारक है। ये रोगजनक घरेलू अपशिष्ट तथा पशु मल के साथ जल में प्रवेश करते हैं। ये रोगजनक कैसे प्रवेश करते हैं? घरेलू अपशिष्ट तथा पशु मल के साथ जल में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। एक प्रमुख उदाहरण इशोर्शिया कोलाई है, जो मानव मल में पाया जाने वाला एक जीवाणु है, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया है जो मानव मल में पाया जाने वाला जीवाणु है और विभिन्न रोग उत्पन्न करता है, इशोर्शिया कोली, ठीक है, इशोर्शिया कोली। ये क्या है? एक बैक्टीरिया है जो मानव मल में पाया जाता है और विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। पहला था घरेलू सीवेज, दूसरा है औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट जल प्रदूषण में एक प्रमुख योगदान करता है और इसमें सामान्यतः निम्नलिखित शामिल होते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट में क्या है? निम्नलिखित शामिल होते हैं। पहला, भारी धातुएं। भारी धातुएं मैंने कल के लेक्चर में बताया भी था। भारी धातुएं हमारी किडनी और लीवर को डैमेज करता है, ठीक है। भारी धातुएं औद्योगिक तथा खनन अपशिष्ट में प्राय हानिकारक धातुएं जैसे कैडमियम, सीसा, लेड एवं पारा, मरकरी पाई जाती है। कैडमियम और पारा ये गुर्दों, किडनी को क्षति पहुंचाने से संबंधित है। सीसा, लेड यह यकृत, आंतों, मस्तिष्क, गुर्दों तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्षति पहुंचाता है। सीसा क्या है? यकृत, आंतों, मस्तिष्क, गुर्दों तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्षति पहुंचाता है। किसको? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्षति पहुंचाता है, ठीक है। ये भारी धातुएं संचयी विष, कुमुलेटिव पॉइजन्स है, अर्थात ये शरीर से निष्कासित नहीं होती और धीरे धीरे शरीर में एकत्र होती रहती है, जिससे हानिकारक सांद्रता स्तर तक पहुंचकर गंभीर दुष्प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जिसे कि बायोमैग्निफिकेशन बोला था। बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन। क्या कहा गया था? जैव आवर्धन। और जिसने PYQ पेपर की जो सीरीज है वो देखी होगी, उसने बायोमैग्निफिकेशन अच्छे से पढ़ लिया होगा। बायोमैग्निफिकेशन किसकी वजह से होता है? भारी धातुओं की संचय होने की वजह से। और ये क्या है? खत्म नहीं होती, निष्कासित नहीं होती, शरीर से बाहर नहीं निकलती है और धीरे धीरे ये क्या है? उच्च सांद्रता स्तर यानी कंसंट्रेशन क्या इसका अधिक हो जाता है, और जो कि हमारे शरीर के लिए क्या हानिकारक होता है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते सेकंड, डिटर्जेंट एवं उर्वरक। ये किस में है? औद्योगिक में, ठीक है, उद्योग से निष्कासित होने वाली चीजें, ठीक है। डिटर्जेंट एवं उर्वरक। डिटर्जेंट एवं उर्वरकों में प्राय फॉस्फेट
योजक के रूप में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फॉस्फेट योजक के रूप में पाए जाते हैं। किसमें? डिटर्जेंट एवं उर्वरक में। हालांकि ये फॉस्फेट जल जीवों के लिए सीधे सीधे हानिकारक नहीं होते, किंतु पोषक तत्व के रूप में कार्य करते हुए पोखरों, झीलों एवं नदियों में पानी की अत्यधिक वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं। क्या करते हैं? पानी की अत्यधिक वृद्धि को क्या करते हैं? प्रोत्साहित करते हैं। जल जीवों के लिए क्या? सीधे सीधे हानिकारक नहीं होते हैं। इससे अत्यधिक वृद्धि से शैवाल यानी कि एल्गी का निर्माण बढ़ता है। क्या वो बढ़ जाता है? अगर ये फॉस्फेट जल में पाए जाते तो एल्गी की ग्रोथ होती है, जिससे जल में घुलित ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। क्योंकि एल्गी को क्या है? घुलित ऑक्सीजन यानी कि डिजोल्ड ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसे यूट्रोफिकेशन प्रक्रिया कहा जाता है। और मैंने ये क्या है प्रीवियस ईयर पेपर में ये भी बताया है और ये पूछा गया था। यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूट्रोफिकेशन किसे कहा जाता है? जब जल में घुलित ऑक्सीजन यानी कि डिजोल्ड ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो उसे क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। परिणाम स्वरूप मछलियों जैसे उच्च जलीय जीवों का विकास अवरुद्ध हो जाता है तथा जलीय पारितंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्योंकि डिजोल्ड ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है? मात्रा कम हो जाती है। अगर डिजोल्ड ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है कितने? 5 मिलीग्राम पर लीटर से, तो मछलियां मर जाती है या फिर मछलियों का जलीय जीवों का विकास अवरुद्ध हो जाता है, मछलियों का विकास अवरुद्ध हो जाता है। और अगर ज़्यादा ही कम होने लग जाएगी तो जैसे मछली मरेगी तालाब में या फिर तालाब में जो रुका हुआ पानी, अगर वहाँ पे मछली मरेगी, जैसे कि 2-3 मछलियाँ मर गई, तो उसको डिकम्पोजिशन के लिए बैक्टीरिया लगेगी, उन्हें और ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए, ठीक है, उसको डिकम्पोजिशन करने के लिए। और फिर क्या है? और डीओ यानी कि डिजोल्ड ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी और फिर परिणाम स्वरूप क्या है? इस तरीके से सारी मछलियां मर जाती है और फिर क्या है? तालाब में न्यूसेंस क्रिएट हो जाता है। चलो बढ़ते हैं आगे। पेट्रोलियम उत्पाद, उद्योग से जो निकल रहा है। तीसरा था पेट्रोलियम उत्पाद। पेट्रोलियम उत्पाद जल स्रोतों के प्रमुख प्रदूषकों में से है। जो पेट्रोलियम उत्पाद है जल स्रोतों के प्रमुख प्रदूषकों में से है। विशेष रूप से समुद्रों में बड़े तेल रिसाव के कारण, जो जहाज दुर्घटनाओं या टैंकर हादसों के कारण होते हैं। समुद्र की सतह पर तेल के फैलाव को तेल रिसाव कहा जाता है और जल की सतह पर तेल की मोटी परत को तेल परत कहा जाता है। भारत में 17 मार्च 1993 को मुंबई में एक पाइपलाइन फटने के कारण तेल रिसाव की एक प्रमुख घटना हुई थी, जिससे समुद्र पारितंत्र एवं अन्य जीवों को गंभीर क्षति पहुंची। क्या होता है? अगर तेल रिसाव हो रहा है तो क्या हो जाता है? इसकी परत, जो जल है उसके ऊपर इसकी परत आ जाती है और ऑक्सीजन क्या है? जल में घुल नहीं पाती है। ऑक्सीजन घुल नहीं पाती है तो इससे क्या है? समुद्री पारितंत्र और अन्य जीवों को क्या है? गंभीर क्षति पहुंचती, क्योंकि डिजोल्ड ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। पीएच मान, ये अब चौथा है अम्लीय जल। पढ़ते इसे। अम्लीय जल, पीएच मान 3 से कम वाला जल अम्लीय प्रदूषित माना जाता है। अगर पीएच मान 3 से ज्यादा है तो एसिड वाटर माना जाता है या फिर अम्लीय प्रदूषित जल माना जाता है। यह अधिकांश जलीय जीवों के लिए अत्यधिक विषैला होता है, जिससे उनके अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। अगर जल में अम्ल की मात्रा अधिक होगी और
जल का जो पीएच मान है वो 3 से कम हो जाएगा तो क्या है, ये कुछ जीवों के लिए, अधिकांश जीवों के लिए, जलीय जीवों के लिए कैसा होता है, विषैला होता है और उनके अस्तित्व के लिए क्या है, खतरा बन जाता है। क्या बन जाता है, खतरा बन जाता है। गैर बिंदु स्रोत प्रदूषक, गैर बिंदु स्रोत प्रदूषक यानी कि जिसके स्रोत का पता नहीं है कि कहां से प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, यानी कि प्रदूषक कहां से जल में मिल रहे हैं। गैर बिंदु स्रोत प्रदूषण और जल संदूषण की समझ, जब प्रदूषण के स्रोत बिखरे हुए या फैले हुए होते हैं और उन्हें आसानी से पहचाना नहीं जा सकता है तो उन्हें गैर बिंदु स्रोत कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है, गैर बिंदु स्रोत कहा जाता है। इनमें शामिल उदाहरण है कृषि भूमि से बहाव, कृषि भूमि से जल का बहाव होगा, ठीक है। निर्माण स्थल, जहां पे क्या है, कंस्ट्रक्शन कर चल रहा हो। पार्किंग स्थल, पार्किंग से। कृषि कार्य, काष्ठ कटाई, लकड़ी कटान तथा पशु अपशिष्ट। तो इसका क्या है, हमें पता नहीं चल पाता है कि कहां से क्या है, एक जगह से नहीं है, ठीक है, एक बिंदु से नहीं है, एक स्रोत यानी कि सोर्स यानी कि स्रोत से नहीं है, जिससे कि हम इसका क्या है, या तो हम क्या है नियंत्रण कर सके। नियंत्रण करना क्या है, इसका कठिन होता है। अब एक गैर बिंदु स्रोत जल प्रदूषण को नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि यह विभिन्न दैनिक गतिविधियों जैसे कीटनाशक, पेस्टिसाइड का उपयोग, सड़कों का निर्माण, भवन निर्माण आदि से उत्पन्न होता है। अब इसे क्या है, नियंत्रित करना कठिन होता है। आगे बढ़ते हैं। जल प्रदूषण के सामान्य कारण, जल प्रदूषण के सामान्य कारक। रोगजनक कारक, रोग पैदा करने वाले जीवाणु आदि। जल प्रदूषण के सामान्य कारक में पहला क्या है, रोगजनक कारक, रोग पैदा करने वाले जीवाणु आदि। इनमें बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ तथा परजीवी कृमि शामिल होते हैं जो घरेलू सीवेज तथा बिना उपचार किए गए मानव या पशु अपशिष्ट से जल में प्रवेश करते हैं। क्या करते हैं, बिना उपचार किए गए मानव या पशु अपशिष्ट से जल में प्रवेश करते हैं। रोगजनक कारक कौन से, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ तथा परजीवी कृमि शामिल होते हैं, ठीक है। मानव मल में कोलिफॉर्म बैक्टीरिया पाए जाते हैं जैसे इशेरिशिया कोली और तथा स्ट्रेप्टोकोकस फिकेलिस जो सामान्यतः मानव की बड़ी आंत में पाए जाते हैं। मानव मल में 2 बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है, पूछा जा सकता है। सामान्य मात्रा में बैक्टीरिया हानिकारक रहित होते हैं। सामान्य मात्रा में बैक्टीरिया कैसे रहते हैं, हानि रहित होते हैं, हानि नहीं होती, उससे कुछ भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अपशिष्ट से बड़ी मात्रा में जल में पहुंचने पर इनकी संख्या बढ़ जाती है जिससे जठरांत्र संबंधी रोग, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज होते हैं, जठरांत्र संबंधी रोग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर बैक्टीरिया सामान्य संख्या से ज्यादा होंगे तो कौन से रोग, किससे संबंधित रोग होंगे, जठरांत्र संबंधित रोग होंगे। ऑक्सीजन क्षयकारी अपशिष्ट, ऑक्सीजन क्षयकारी अपशिष्ट जो क्या है, ऑक्सीजन का क्षय करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का क्षय होता है, ऐसा अपशिष्ट।
ये वे जैविक पदार्थ होते हैं जिनका अपघटन वायवीय बैक्टीरिया, जो क्या है O2 की उपस्थिति में क्या है अपघटन करता है, जिनका अपघटन वायवीय बैक्टीरिया जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है द्वारा किया जाता है। अपघटन की प्रक्रिया के दौरान ये बैक्टीरिया बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं, जिससे जल में ऑक्सीजन की उपलब्धता कम हो जाती है और जल की गुणवत्ता घटती है। जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो क्या है, जल की मात्रा घट जाएगी। क्यों? क्योंकि अपघटन की प्रक्रिया के दौरान ये बैक्टीरिया क्या ऑक्सीजन का उपयोग या फिर उपभोग अधिक मात्रा में करते हैं। ऐसे करेक्ट टर्म होगा उपभोग। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। जलीय जीवन जिसमें पशु और पौधे शामिल हैं के लिए विलित या घुलित ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन अत्यंत आवश्यक है। विलित और घुलित ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। जल में रहने वाले जीवों द्वारा उपभोग की जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा को सामान्यतः जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के द्वारा मापा जाता है। बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, वह घुलित ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाती है जिसकी आवश्यकता वायवीय बैक्टीरिया को जैविक पदार्थों को विघटित करने के लिए होती है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड वह घुलित ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाती है जिसकी आवश्यकता वायवीय बैक्टीरिया को पदार्थों को जैविक पदार्थों को विघटित करने के लिए होती है। बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और जल प्रदूषण के स्तर। उच्च बीओडी मान जल में अधिक प्रदूषण स्तर को दर्शाता है। इसका मतलब जल में अधिक जैविक पदार्थ है। अगर बीओडी की का मान ज्यादा है तो क्या है, जल में अधिक जैविक पदार्थ है। ठीक है, तो क्या दर्शाता है, ये जल में अधिक प्रदूषण स्तर को दर्शाता है। चूंकि बीओडी जैविक पदार्थों के विघटन को दर्शाती है, इसलिए जल की गुणवत्ता का एक विश्वसनीय संकेतक या फिर सूचक है। स्वच्छ जल में सामान्यतः बीओडी मान 5 ppm से कम होता है, जबकि 17 ppm या उससे अधिक बीओडी मान अत्यधिक प्रदूषित जल को दर्शाता है। अगर ज्यादा ppm बीओडी का मान है, इसका मतलब ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए जल में जो जैविक पदार्थ है उसका विघटन करने के लिए। और किसको चाहिए, बैक्टीरिया को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रासायनिक ऑक्सीजन मांग, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। कुछ रासायनिक पदार्थ जैविक अवशिष्टों के अतिरिक्त जल में उपस्थित घुलित ऑक्सीजन के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं, जल में उपस्थित घुलित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। इसे रासायनिक ऑक्सीजन के रूप में मापा जाता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के रूप में मापा जाता है।
बीओडी उन जीवित जीवों द्वारा अपशिष्ट में उपस्थित जैविक पदार्थों को विघटित करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को मापती है, जबकि सीओडी यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड उन अजैविक अवघटनीय गैर अपघटनीय जैविक पदार्थों जैसे सेलुलोज के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को मापती है। किसको मापती है? सेलुलोज के ऑक्सीकरण की आवश्यक मात्रा को मापती है। यदि बीओडी या सीओडी का मान अधिक होते हैं तो जल प्रदूषण की स्थिति को दर्शाता है, यानी कि जल क्या है? प्रदूषित है। उच्च बीओडी और सीओडी मान जल की गुणवत्ता में गिरावट या गंभीर जल प्रदूषण का संकेत देते हैं। अब अगर पूछा गया एग्जाम में कि बीओडी और सीओडी का उच्च मान क्या प्रदर्शित करते हैं, मतलब जल प्रदूषित है या स्वच्छ जल है, ठीक है, इस तरीके से स्टेटमेंट में ये दे सकता है। आगे बढ़ते हैं। अकार्बनिक पादप पोषक तत्व। अकार्बनिक पादप पोषक तत्व जल में घुलनशील नाइट्रेट और फॉस्फेट शैवाल तथा जलीय पौधों को की अत्यधिक वृद्धि को बढ़ाता है। जितनी अधिक नाइट्रेट और फॉस्फेट जल में घुलनशील है वो शैवाल तथा जलीय पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं। अत्यधिक पोषक तत्वों के कारण होने वाली इस घटना को यूट्रोफिकेशन कहते हैं, जिसमें कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? कम हो जाती है। ठीक है, ये पोषक तत्व जल के उपयोग में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे जल सेवन पाइपों में रुकावट डालना तथा जल के स्वाद तथा गंध को बदलना। जब जैविक पदार्थ सड़ते हैं तो ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है, जिससे मछलियां तथा अन्य जलीय जीव मर जाते हैं। खेतों में प्रयोग किए जाने वाले उर्वरकों की मात्रा अक्सर पौधों द्वारा अवशोषित मात्रा से अधिक हो जाती है। उर्वरक तथा कीटनाशकों के अतिरिक्त रसायन मिट्टी और जल प्रदूषण में योगदान देते हैं। यह क्या है? बताया गया है कि जो खेतों में प्रयोग किए जाने वाले उर्वरकों की मात्रा है अक्सर क्या है? पौधों द्वारा अवशोषित मात्रा से अधिक होती है। जल में घुलनशील अकार्बनिक रसायन। जल में घुलनशील अकार्बनिक रसायन अब पढ़ते हैं। अम्ल, लवण तथा भारी धातुएं जैसे पारा और सीसा। अम्ल, लवण तथा भारी धातुएं जैसे विषैले पदार्थ जल को प्रदूषित कर सकते हैं। इन रसायनों की अधिक मात्रा जल को पीने योग्य असुरक्षित बना सकती है। मछलियों तथा जलीय जीवों को हानि पहुंच सकती है। फसल की उपज को कम कर सकती है तथा उपकरणों में जंग, संक्षारण यानी कि कोरोजन का कारण बन सकती है, अगर ये मात्रा अधिक है जल में। अगर इनकी मात्रा क्या है? अधिक है जल में। जल प्रदूषण का एक अन्य स्रोत कार्बनिक रसायन होते हैं, जैसे तेल, पेट्रोल, प्लास्टिक, कीटनाशक, डिटर्जेंट, सफाई एजेंट, जो जलीय पारितंत्र, मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए गंभीर खतरे उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? जलीय पारितंत्र तथा मानव स्वास्थ्य के लिए जो कार्बनिक रसायन है, जैसे कि तेल, पेट्रोल, प्लास्टिक, कीटनाशक, डिटर्जेंट तथा सफाई एजेंट है, ये जलीय पारितंत्र तथा मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए कैसे होते हैं? गंभीर खतरे उत्पन्न करते हैं या फिर दोनों के लिए हानिकारक होते हैं। निलंबित पदार्थों का अवसादन, यानी कि क्या बोल सकते हैं हम?
पार्टिकुलेट मैटर, निलंबित पदार्थों का अवसादन यानी कि बैठ जाना। ठीक है, जब मृदा कटाव होता है तब मिट्टी तथा अन्य ठोस कण जल निकायों में पहुंचकर निलंबित हो जाते हैं, सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं, यानी कि पानी के बीच में क्या है, सस्पेंडेड रहते हैं। ठीक है, अवसादन सेडिमेंट, अवसादन का उच्च स्तर जल को मटमैला बना देता है, जिससे सूर्य के प्रकाश का प्रवेश कम हो जाता है। ठीक है, इससे जलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस प्रभावित होता है तथा जलीय पारितंत्र का पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाता है। जब प्रकाश का, सूर्य का प्रकाश क्या है, पौधों तक पहुंचेगा ही नहीं तो क्या है, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा, अपना भोजन नहीं बना पाएगा, जिससे क्या है, पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाएगा। किसके कारण, अगर सस्पेंडेड फॉर्म में क्या है, पदार्थ के कण है जल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूजल प्रदूषण, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, भूजल प्रदूषण। भूजल प्रदूषण एक गंभीर चिंता का विषय है। जो ग्राउंड में वाटर मौजूद है वो क्या है, गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि भूजल पीने तथा सिंचाई के जल का प्रमुख स्रोत है। जब मैंने जल का डिस्कस किया था तो मैंने वहां पे बताया था कि भूजल हमारे पास जो मौजूद है पीने के लिए और सिंचाई के लिए जल का क्या है, प्रमुख स्रोत है, जो कि मीठा पानी, जो पीने योग्य पानी है, वो हमारे पास सबसे ज़्यादा मौजूद किस में है, ग्राउंड वाटर में। ठीक है, भूजल में। सतही जल की तुलना में भूजल बहुत धीमी गति से पुनर्भरण यानी कि रिचार्ज होता है, इसलिए यह सीमित तथा अमूल्य संसाधन है जिसका सावधानीपूर्वक उपयोग करना आवश्यक है। क्योंकि यह रिचार्ज क्या है, जैसे ये भूजल है, ठीक है, ये दो परतें हैं, इसके बीच में पानी है, यहाँ पे स्टोर हुआ, ठीक है, इसे एक्वीफर कहा जाता है। अब अगर ये भूजल है इसमें, तो ये दोबारा से रिचार्ज होने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, अगर पानी यहाँ से नीचे सीप कर रहा है, इसीलिए बोलते खेतों में क्या कीटनाशक नहीं डालने चाहिए, वो सीप करके इस पानी में जाते। जैसे यहाँ पे क्या है, हेडपम्प लगा हुआ है, तो ये क्या है, वापसी हमें पीने के लिए आएंगे। अगर पीने वाले पानी में आएंगे तो क्या है, हमारे लिए क्या है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होगी। ठीक है, भूजल की गति धीमी होने के कारण प्रदूषक पदार्थ आसानी से पतले या फैल नहीं पाते, जिससे प्रदूषण को समाप्त करना कठिन हो जाता है। इसीलिए भूजल प्रदूषण को रोकना अत्यंत आवश्यक है। अगर एक बार प्रदूषित पदार्थ नीचे पहुंच गया तो क्या है, उसका उपचार करना कठिन होता है, क्योंकि एक तो इसमें हवा नहीं जाती है, ऑक्सीजन नहीं जाती है, ऑक्सीजन भी जाती तो क्या है, कुछ मात्रा में क्या है, वो उसे ऑक्सीडाइज कर देता और क्या है, प्रदूषण की मात्रा कम हो जाती है। अब ऑक्सीजन ही नहीं जाती है तो कैसे दूर होगा, इसको मतलब प्रदूषण को दूर करना बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए हमें क्या है, भूजल प्रदूषण को रोकना है, प्रदूषित होने से पहले भूजल प्रदूषण को रोकना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूजल प्रदूषण के कारण अतिरिक्त उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग करने से क्या होता है, भूजल प्रदूषण होता है। औद्योगिक अपशिष्ट तथा रसायनों का रिसाव, उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट और रसायन का अगर रिसाव हो जाएगा इस भूजल तक। ठोस अपशिष्ट का अनुचित निपटान, जलाना या खुली जगहों पर फेंकना। अगर ठोस अपशिष्ट हमने ऐसे ही जला दिया या खुली जगह छोड़ दिया तो क्या है, उसके जो सूक्ष्म पदार्थ है या फिर उससे जो रसायन निकलेगा वो क्या सीप होकर के भूजल तक पहुंचेगा। रिसते हुए सीवेज टैंक तथा सीवेज का रिसाव। अब सीवेज टैंक अगर रिस रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, भूजल को प्रदूषित करेगा। खनन गतिविधियां तथा तेल रिसाव,
अब अगर हम खनन कर रहे हैं तो क्या है, उसके कारण क्या है, भूजल में प्रदूषण होगा। और अगर तेल का रिसाव हो रहा है, ठीक है, प्लास्टिक तथा अन्य गैर अपघटनीय पदार्थों का रिसाव, अगर प्लास्टिक और दूसरे गैर जैव अपघटनीय जो कि सूक्ष्म जीव, ठीक है, वायवीय सूक्ष्म जीव या फिर अवायवीय सूक्ष्म जीव के द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, तो ऐसे पदार्थों का अगर एक बार रिसाव होगा तो क्या है, उससे भूजल प्रदूषण होगा। अप्रशोधित या अपर्याप्त रूप से शुद्ध किए गए नगरपालिका अपशिष्ट जल तथा कचरे का बहाव। जो अपर्याप्त रूप से या अप्रशोधित जो नगरपालिका अपशिष्ट जल या कचरे का बहाव है, उससे भी क्या है, भूजल प्रदूषण होगा। औद्योगिक अपशिष्ट का विसर्जन तथा खनन गतिविधियां, ठीक है, कृषि प्रथाएं जिनमें उर्वरकों तथा कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग शामिल है, तो उर्वरक और कीटनाशक क्या सेप होकर के ग्राउंड वाटर टेबल में चले जाते हैं, इससे भी क्या भूजल का प्रदूषण बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। जल प्रदूषण के प्रभाव। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। जल प्रदूषण के मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। प्रदूषित जल का सेवन करने से अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। अब ये ध्यान भी रखना, कौन सी समस्या है, पूछा जा सकता है और डेफिनेटली पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है पहले भी। अमीबाइक पेचिश, ठीक है, अमीबिक पेचिश पहला। दूसरा त्वचा संक्रमण। तीसरा हैजा। चौथा टाइफाइड बुखार। पांचवा तंत्रिका तंत्र को क्षति। छठा अनुवांशिक उत्परिवर्तन तथा जन्म दोष, हेपेटाइटिस, पीलिया और मलेरिया। ये सारी की सारी क्या है, स्वास्थ्य संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है। किसके कारण, जल प्रदूषण के कारण। अब जल प्रदूषण के कारण पौधों और पशुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रदूषित जल के कारण फसल उत्पादन में कमी आती है। क्या आती है, फसल उत्पादन में कमी आती है। जलीय जीवों तथा अन्य जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। किस पे, जलीय जीवों और अन्य जीवों पर क्या पड़ जाता है, हानिकारक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अत्यधिक शैवाल वृद्धि होती है, किससे, प्रदूषित जल से, अगर उसमें जैविक पदार्थ अधिक है। से जल में फास्फोरस की अगर अधिकता है तो अत्यधिक शैवाल बढ़ जाएंगे, ठीक है। से जल में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। अगर अत्यधिक शैवाल की वृद्धि होती है, जस्ट हमने डिस्कस किया, तो उससे क्या है, ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाएगा, जिससे जलीय जीवों को हानि पहुंचती है और प्रकाश संश्लेषण कम होता है तथा खाद्य श्रृंखला और पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बिगड़ जाता है। हमने पारिस्थितिक तंत्र को डेप्थ में कवर कर लिया है ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं। जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित उपायों को लागू किया जाना चाहिए। अब कौन कौन से उपाय है, अवशिष्ट जल को विसर्जित करने से पहले शुद्ध करने के लिए, मतलब अवशिष्ट जल को विसर्जित करने से पहले क्या करना चाहिए, शुद्ध करने के लिए अवशिष्ट जल शोधन संयंत्र स्थापित करना चाहिए। क्या करना चाहिए, अवशिष्ट जल शोधन स्थापित करना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है, जल शोधन की इकाई लगाई गई है। अब आगे चलते हैं। जल की बर्बादी को कम करने के लिए जल पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग को प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा ये है। तीसरा है, औद्योगिक अपशिष्ट को जल स्रोतों में छोड़ने से पहले उसका उचित उपचार सुनिश्चित करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा है जन सामान्य में जल प्रदूषण के प्रति जागरूकता बढ़ानी चाहिए तथा इसके हानिकारक प्रभाव के बारे में जानकारी देनी चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। मतलब फैक्ट्रियों के मामले में ये दोनों के दोनों हैं, और जल की बर्बादी को रोकने के लिए रिसाइकलिंग है, और मानव द्वारा जल प्रदूषण, जैसे कि हमारे आसपास से, हमारे घर के पास से नदी गुजर रही है, तो उसके प्रति अगर जल प्रदूषण से क्या नुकसान हो सकते हैं उसके प्रति अगर जागरूकता ही नहीं है तो क्या है, हम जल प्रदूषण शीत करने से पहले सोचेंगे ही नहीं कि इसका क्या नुकसान है। जल प्रदूषण नियंत्रण कानूनों का सख्ती से क्रियान्वयन करना, इसके लिए क्या है, कानून बनने चाहिए। ठीक है, विभिन्न स्थानों पर नियमित रूप से जल प्रदूषण स्तर की निगरानी करना, लागत प्रभावी जल उपचार विधियों का विकास को विकसित करना, मतलब जिसमें लागत कम लग रही है लेकिन जल का उपचार हो रहा है। ठीक है, नदियों, नालों, झीलों तथा अन्य जलाशयों को प्रदूषित से सुरक्षित करना, मतलब नदियों, नालों और झीलों, अन्य जलाशयों को क्या, प्रदूषित से सुरक्षित करना, और उसके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और जो सारे के सारे हमने क्या डिस्कस कर दिए अभी टॉपिक। ठीक है, उपचार के लिए जो यूनिट लगानी है, ठीक है, संयंत्र लगाना है। जल गुणवत्ता पैरामीटर और मानक, जल गुणवत्ता पैरामीटर और मानक, कि जल की गुणवत्ता के लिए क्या पैरामीटर होने चाहिए, क्या मानक होने चाहिए, वो इसमें बताया गया है। चलते हैं। जल गुणवत्ता सुनिश्चित करना मानवता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सीधे स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करती है। पीने का जल सुरक्षित और मानव उपभोग के लिए उपयुक्त होने के लिए निम्नलिखित आवश्यक पैरामीटरों को पूरा करना चाहिए। क्या करना चाहिए, निम्नलिखित आवश्यक पैरामीटरों को पूरा करना चाहिए, जैसे कि दृश्यता, अपीयरेंस, कैसा दिखना चाहिए, जल स्वच्छ, रंगहीन और किसी भी अप्रिय गंध से मुक्त होना चाहिए। फिर है स्वाद, कैसा स्वाद होना चाहिए, कैसा टेस्ट होना चाहिए। जल का स्वाद सुगंधित, मीठा, स्वादिष्ट और स्वीकार्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एक्सेप्टेबल। फिर है मटमेलापन, टर्बिडिटी, जल का मटमेलापन 1 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर है पीएच स्तर, जल का पीएच मान 6.5 से 8.5 के बीच में होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मटमेलापन यानी कि टर्बिडिटी, पीएच मान कितना होना चाहिए, ठीक है, स्वाद कैसा होना चाहिए, दृश्यता कैसी होनी चाहिए, रंगहीन। ठीक है, अब फिर है घुलित ठोस, कुछ खुलघुलित ठोस की मात्रा 500 ppm से कम होनी चाहिए। जो उसमें डिजॉल्व्ड सॉलिड है, घुलित ठोस है, उसकी मात्रा 500 ppm से कम होनी चाहिए, यानी कि 500 मिलीग्राम पर लीटर से कम होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फिर है सूक्ष्म जीव, लास्ट, जल रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों से मुक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों से मुक्त होना चाहिए। ये क्या थे, जल की गुणवत्ता और मानक थे पीने योग्य जल के लिए। आगे बढ़ते हैं। फ्लोराइड और जल गुणवत्ता मानक, फ्लोराइड और जल गुणवत्ता मानक, हमने अब क्या पढ़ना है, फ्लोराइड के बारे में। यहां से एक प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था,
किसमें? प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। प्रीवियस ईयर जो पेपर था उसमें क्या है, क्वेश्चन पूछा गया था। उच्च जल गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। हाई वाटर क्वालिटी को बनाए रखने के लिए क्या है, मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। और फ्लोराइड पीने के जल की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फ्लोराइड क्या है, ड्रिंकेबल वाटर की सुरक्षा में क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीने के जल की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाता है, फ्लोराइड। 1 मिलीग्राम पर लीटर तक की मात्रा में फ्लोराइड दंतक्षय, दांतों में कीड़ा को रोकने में सहायक होता है। अगर 1 मिलीग्राम पर लीटर की मात्रा फ्लोराइड की जो मात्रा है जल में है, तो क्या है, दांत कैसे होंगे, स्वस्थ होंगे। बिल्कुल कैसे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्थायी दांतों के निर्माण के दौरान फ्लोराइड एनामेल के साथ रासायनिक रूप से संयोगित होकर दांतों को अधिक मजबूत और क्या, कठोर बनाता है। क्या बनाता है, दांतों को अधिक मजबूत और कठोर बनाता है क्या, फ्लोराइड। 1.5 मिलीग्राम लीटर से अधिक फ्लोराइड की मात्रा दांतों के रंग बदलने, धब्बेदार होने का कारण बनती है। अगर फ्लोराइड की मात्रा 1.5 मिलीग्राम से ज्यादा है तो दांतों का रंग बदलेगा, पीलापन सा हो जाएगा और धब्बेदार होने का कारण बनता है। इसीलिए जो फ्लोराइड की मात्रा है वो क्या है, 1.5 मिलीग्राम से क्या है, ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 1 मिलीग्राम से ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए। 1 मिलीग्राम तो होनी ही चाहिए एक स्वस्थ दांतों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। 5 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक फ्लोराइड की मात्रा हड्डियों की विकृति, जिसे क्या कहा जाता है, फ्लोरोसिस का कारण बनती है। अगर 5 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक क्या है, फ्लोराइड की मात्रा हो जाएगी तो हड्डियों की विकृति यानी कि फ्लोरोसिस का कारण बनती है। आगे पढ़ते हैं इसमें। अतः फ्लोराइड मानकों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये हमारी हड्डियों की मजबूती और हमारे दांतों के स्वस्थ होने के लिए अत्यधिक आवश्यक है। क्योंकि इससे कमी होने वाले रोग जैसे दांतों में कीड़ा तथा अधिक मात्रा होने वाली स्थितियों जैसे फ्लोरोसिस, दोनों से बचाव होता है। अगर फ्लोराइड की मात्रा हमारे स्वास्थ्य के लिए जितनी मात्रा आवश्यक है उतनी है, तो इसमें दांतों में ना तो कीड़ा लगेगा, ना ही हमारे हड्डियों में विकृति यानी कि जैसे फ्लोरोसिस जैसे रोग होंगे। जल गुणवत्ता पैरामीटर सल्फेट, नाइट्रेट और सीसा यानी कि लेड के बारे में पढ़ेंगे। अब यहां पे कुछ लाइंस दी है। मानव स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित पेयजल अत्यंत आवश्यक है। कैसा सुरक्षित पेयजल अत्यंत आवश्यक है? कुछ पदार्थों की अत्यधिक मात्रा हानिकारक प्रभाव डाल सकती है, इसीलिए अनुमन्य सीमा परमिसिबल लिमिट का पालन करना आवश्यक है। जितना कि अनुमत है, जितनी सीमा अनुमत है, परमिसिबल है, उसका पालन अत्यधिक आवश्यक है, करना अत्यधिक आवश्यक है। इसीलिए जितने भी स्रोत है, जल के स्रोत है, उसको पीने के लिए उपयोग करने से पहले क्या है, उसमें वाटर क्वालिटी पैरामीटर के क्या है, टेस्ट किए जाते हैं। टेस्ट किया जाता है कि उसमें फ्लोराइड की मात्रा कितनी है, सल्फेट की मात्रा कितनी है, कैल्शियम की मात्रा कितनी है, हार्डनेस कैसी है, ऑर्डर कैसा है, वो सारी की सारी क्या है, भारी तत्वों के मात्रा ज्यादा तो नहीं है कहीं, ठीक है। ये सारा का सारा क्या है, टेस्ट किए जाते हैं। केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर टेस्ट किए जाते हैं। पहला है सल्फेट। जल की गुणवत्ता में हम सल्फेट को डिस्कस करते हैं। सामान्यतः सल्फेट की मध्यम मात्रा हानि रहित होती है। सल्फेट की मध्यम मात्रा, ठीक है, कैसी होती है,
हानि रहित होती है। स्वीकार्य सीमा यानी कि परमिसिबल लिमिट 200 ppm है, 200 मिलीग्राम पर लीटर है। अगर 200 मिलीग्राम पर लीटर तक इसकी जो मात्रा है वो कैसी है, स्वीकार्य है, अनुमत है। अत्यधिक सांद्रता के दुष्प्रभाव 400 ppm से अधिक दस्त लगना, यहां ये भी पूछा ऑप्शन में था उस समय जब हमने प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस किया था और मैंने ये बताया भी था। दस्त लगना, लैक्सेटिव प्रभाव और उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन हो सकता है अगर इसकी मात्रा अत्यधिक है, अत्यधिक सांद्रता है इसकी। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट में। नाइट्रेट अधिक मात्रा में नाइट्रेट हानिकारक हो सकता है जिससे निम्न स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। जैसे कि ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये क्वेश्चन पूछा गया था। मिड हीमोग्लोबिनेमिया, ठीक है, शिशुओं को होने वाली एक गंभीर स्थिति है। इसमें क्या है, शिशुओं को, नवजात बच्चों में होने वाली एक गंभीर समस्या है। पेट के कैंसर से संबंध, अत्यधिक नाइट्रेट के लंबे समय तक संपर्क में रहने से पेट का कैंसर का खतरा बन सकता है। और इसकी स्वीकार्य सीमा यानी कि अनुमत सीमा 45 ppm में यानी कि 45 मिलीग्राम पर लीटर है। और मैंने ये डिस्कस भी किया था प्रीवियस ईयर पेपर में। आई हैव डिस्कस्ड दिस लिमिट ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। नाइट्रेट से क्या होता है, मेथैलेग्लोबिनेमिया, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और ये क्या है, शिशुओं में होता है, नवजात बच्चों में होता है। और अत्यधिक समय तक क्या है, नाइट्रेट के संपर्क में रहने से पेट का कैंसर हो सकता है। ठीक है, और इसकी स्वीकार्य यानी कि अनुमत सीमा कितनी है, 45 ppm है। आगे बढ़ते हैं। सीसा, लेड। शीशे का प्रदूषण प्राय तब होता है जब अम्लीय जल शीशे की पाइपों से होकर गुजरता है। जब अम्लीय जल किससे होकर के गुजरेगा, शीशे के पाइप से होकर के गुजरेगा, तो क्या है, लेड से क्या होगा, यानी कि शीशे से क्या होगा, प्रदूषण होगा। क्या होगा, प्रदूषण होगा। जो जल परिवहन के सामान्यतः उपयोग में लाई जाती है, जो जल परिवहन के लिए पाइपलाइन का जो सामान्यतः उपयोग किया जाता है, जब अम्लीय जल शीशे की पाइप से होकर के गुजरेगा तो क्या है, शीशे का प्रदूषण होगा। ठीक है, स्वीकार्य सीमा यानी कि अनुमत सीमा कितनी, परमिसिबल लिमिट कितनी है, 0.01 ppm, यानी कि ppm को क्या लिख सकते हैं हम, मिलीग्राम पर लीटर। इतनी क्या है इसकी स्वीकार्य सीमा है। स्वास्थ्य जोखिम, स्वास्थ्य के लिए क्या जोखिम हो सकते हैं, विषाक्तता के कारण तंत्रिका तंत्र और मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। शीशा कैसा है, भारी तत्व है। कैसा है, भारी तत्व है। आगे बढ़ते हैं। जल की कठोरता, हार्डनेस ऑफ वाटर। कठोरता जल में उपस्थित द्विसंयोजी धातु आयनों, मल्टीवैलेंट मेटेलिक कैटायन की मात्रा को कहते हैं। कठोरता को निम्न आयनों के रूप में दर्शाया जा सकता है, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन। ये सारे के सारे क्या है, जल की कठोरता के लिए उत्तरदायी है। जल की कठोरता के प्रमुख घटक क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम है। ध्यान रखना, अगर पूछ लिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक नजर में इसे ध्यान रखना है। जल की कठोरता, कठोरता दो प्रकार की होती है। एक होती है अस्थायी कठोरता, जो कुछ समय तक के लिए होती है, जिसको मतलब हम हटा सकते हैं। और एक होती है स्थायी कठोरता, द्विसंयोजी आयनों के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट लवणों के कारण होती है। कौन सी, अस्थायी, जैसे कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब स्थायी कठोरता, गैर कार्बोनेट कठोरता,
द्विसंयोजी आयनों के क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट आदि लवणों के कारण होती है। क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट ये क्या होती है? स्थायी कठोरता, इसे हटाया नहीं जाता है। कठोरता के प्रभाव, हार्डनेस से क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि कठोरता के कारण जल में अगर कठोरता है तो उसके क्या प्रभाव पड़ेगी? पाइपों, बॉयलर, हीटर आदि में पपड़ी जम जाती है। अगर पानी क्या है, पानी की कठोरता अधिक है तो पाइप, बॉयलर और हीटर में क्या है, पपड़ी जम जाएगी। दूसरा क्या है, साबुन की झाग कम बनती है जिससे अधिक साबुन की आवश्यकता होती है। अब अगर हम साबुन क्या कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए यूज कर रहे हैं तो उसकी झाग क्या है, कम बनेगी और साबुन का उपयोग ज्यादा हो जाएगा, जिससे क्या है, अधिक साबुन की आवश्यकता होगी। कपड़े धुलने के बाद कठोर तथा फीके हो सकते हैं। कपड़े धुलने के बाद कैसे हो सकते हैं, फीके हो सकते हैं। जल के तापीय चालकत्व पर प्रभाव पड़ता है जिससे ऊर्जा की खपत बढ़ती है। जल का जो तापीय चालकत्व है उस पर क्या है, प्रभाव पड़ता है और ऊर्जा की खपत क्या है, हमें ऊर्जा की अधिक आवश्यकता पड़ सकती है। आगे बढ़ते हैं। कम झाग या फेन के निर्माण के कारण साबुन की कठोरता, साबुन की खपत बढ़ जाती है। अगर जल की कठोरता अधिक है, जल की कठोरता के कारण शरण या पपड़ी का जमना होता है। कठोर जल से भोजन बेस्वाद हो जाता है। कैसा हो जाता है, भोजन बेस्वाद हो जाता है। सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट के कारण मर्मशियम कठोरता जल में रेचक प्रभाव उत्पन्न करती है, लेजेक्टिव इफेक्ट। इसलिए इसका सांद्रण 30 मिलीग्राम पर लीटर तक सीमित होना चाहिए, यानी कि ये क्या इसकी लिमिट है। इसका सांद्रण कहां तक होना चाहिए, 30 मिलीग्राम पर लीटर तक होना चाहिए। अब ये क्या है, टेबल है। ये क्या है, एक तालिका है जिसमें कि पैरामीटर दिए गए भौतिक और केमिकल कि किस चीज़ की मात्रा कितनी होनी चाहिए वाटर में। चलो करते हैं। जैसे कि रंग हेजन इकाई में मापते इसे, ठीक है। अधिकतम कितनी, देखो यहाँ पे स्वीकार्य सीमा क्या है, स्वीकार्य सीमा। और यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है, मतलब अधिकतम सीमा, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। तो जैसे कि रंग हेजन इकाई में मापती से और 5 यूनिट, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 15। और यहाँ पे क्या है, टिप्पणी दी गई है लास्ट में, क्या है, टिप्पणी दी गई है। आगे बढ़ते हैं। रंग तो हमने डिस्कस कर दिया है, अब आगे देखते रहना। और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपको ये लिमिट याद रखनी है। जैसे गंध, जो पानी में गंध है वो स्वीकार्य होनी चाहिए, मतलब हमें क्या है, जितना पीने योग्य सही लग रहा है, ठीक है, स्वीकार्य। इसमें कोई टेस्ट नहीं होते। पीएच मान, पीएच मान कितना होना चाहिए, 6.5 to 8.5 के बीच में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 6.5 to 8.5। और स्वाद कैसा होना चाहिए, स्वीकार्य, ठीक है। धुंधलापन, एनटीयू अधिकतम, ठीक है। ये क्या है, धुंधलापन कितना होना चाहिए, 1 एनटीयू स्वीकार्य सीमा, और अधिकतम कितनी है, 5 एनटीयू। फिर है खुलगुलित ठोस पदार्थ। खुलगुलित ठोस पदार्थ कितने होने चाहिए, स्वीकार्य में 500 मिलीग्राम पर लीटर, और अधिकतम कितने, 2000 मिलीग्राम पर लीटर।
इसी तरह से आगे इसमें सारे के सारे दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे एल्यूमिनियम की कितनी मात्रा होनी चाहिए, ठीक है, अमोनिया की कितनी मात्रा होनी चाहिए, और एनायनिक डिटर्जेंट के कितनी मात्रा होनी चाहिए, फिर है बेरियम की कितनी मात्रा होनी चाहिए, ये क्या है तत्व, बोरॉन की कितनी मात्रा होनी चाहिए, और कैल्शियम की कितनी मात्रा होनी चाहिए, और फिर है क्लोरो आयंस की कितनी मात्रा होनी चाहिए, फिर है क्लोराइड की कितनी मात्रा होनी चाहिए, तांबा की और फ्लोराइड की। इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे फ्लोराइड और कैल्शियम। कैल्शियम की क्या है स्वीकार्य 75 और अधिकतम कितनी है 200। ऐसे ही फ्लोराइड की स्वीकार्य कितनी है 1 मिलीग्राम लीटर और अधिकतम कितनी है 1.5, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फिर है आयरन। आयरन की कितनी मात्रा होनी चाहिए 0.3 मिलीग्राम पर लीटर। मैग्नीशियम की कितनी होनी चाहिए 30 मिलीग्राम पर लीटर स्वीकार्य और अधिकतम कितनी है 100। मैग्नीज की कितनी है 0.8 और अधिकतम कितनी है 0.3। मिनरल्स ऑयल जो कि पानी में आते हैं कितनी होनी चाहिए 0.5। अब इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाता है फिर दूसरा नाइट्रेट। नाइट्रेट की कितनी होनी चाहिए स्वीकार्य 45 मिलीग्राम। फिर यहां पे क्या आता है सल्फेट। स्वीकार्य कितनी है 200 मिलीग्राम और अधिकतम कितनी है 400 मिलीग्राम। फ्लोराइड, नाइट्रेट और सल्फेट ये क्या है इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जा सकता है। और फिर क्या आता है इंपॉर्टेंट में आपका आता है फिर खुल कठोरता जल की जो कठोरता होती है वो स्वीकार्य कितनी है 200 मिलीग्राम पर लीटर और अधिकतम कितनी है 600। और इसके बाद आता है आपका कुछ भारी तत्व है जिसके कारण किडनी और लीवर क्या होते हैं डैमेज होते हैं, उनकी मात्रा यहाँ पे बताई गई है। और ये पानी में अधिक मात्रा में होने ही नहीं चाहिए। अगर अधिक मात्रा में ये है तो क्या है बहुत डेंजर है हमारे हेल्थ के लिए, जैसे कि कैडमियम, साइनाइड, सीसा, पारा, ये सारे के सारे। और दूसरे भी है इसमें बहुत सारे कीटनाशक जैसे बताया गया है। इसमें कीटनाशक के लिए क्या हमें तालिका देखनी पड़ेगी, तो ये उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपशिष्ट जल उपचार। जो अपशिष्ट के रूप में जल आ रहा है उसका उपचार करना जरूरी होता है। अब अपशिष्ट जल उपचार के मुख्य उद्देश्य क्या है, अपशिष्ट जल उपचार के मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब क्यों उपचार किया जाना चाहिए। सीवेज को बेअसर करना, अप्रिय गंध और खतरों को समाप्त किया जा सके, जिससे क्या है अप्रिय गंध और खतरों को क्या है समाप्त किया जा सके। खतरा कैसे बढ़ेगा अगर अपशिष्ट जल पीने योग्य जल में या फिर कृषि के लिए जो सिंचाई के लिए उपयोग हो रहा है या फिर जो हमारे लिए नहाने के लिए स्नान करने के लिए उपयोग हो रहा है उसमें आग मिल जाए तो क्या है उससे हमारे स्वास्थ्य संबंधित खतरे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जल प्रदूषण को रोककर जलीय जीवन की रक्षा करना। अगर हम अपशिष्ट जल उपचार करते हैं तो क्या है जलीय जीवन की रक्षा करेंगे जल प्रदूषण को रोक करके। तीसरा है जल आपूर्ति के लिए जल प्रदूषण जोखिमों को कम करना या समाप्त करना, जिससे क्या है जल की आपूर्ति हो सके, यानी कि हमें जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके जिससे हमारी क्या है दैनिक जरूरतें पूरी हो पाए। आगे बढ़ते हैं। सीवेज उपचार के चरण। इसमें होता है प्राथमिक उपचार। पहला क्या है प्राथमिक उपचार, बड़े निलंबित जैविक ठोस और तैरती सामग्री को हटाना। जो बड़े हैं आकार में और निलंबित है यानी कि सस्पेंड में
पानी में तैर रही है, ठीक है, तो उसको क्या है हटाना किस में आता है, प्राथमिक उपचार में आता है। द्वितीयक उपचार, जो सीवेज के उपचार है, 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। फिर द्वितीय उपचार में क्या आता है, महीन, निलंबित तथा घुलित जैविक पदार्थ को समाप्त करना, जिन्हें प्राथमिक उपचार द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। द्वितीयक उपचार में हम क्या करेंगे, महीन, निलंबित या फिर घुलित जैविक पदार्थों को हटाएंगे, जो कि प्राथमिक उपचार के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। प्राथमिक उपचार में क्या है, हम जाली के द्वारा क्या है, बड़े निलंबित जैविक ठोस या तैरती सामग्री को क्या हटाते हैं। लेकिन जो महीन और निलंबित घुलित जैविक पदार्थ है, उसे हम क्या है, उन जाली के द्वारा नहीं हटा सकते। तो इसके लिए द्वितीयक उपचार किया जाता है। उसके लिए हमें सेडिमेंटेशन टैंक बनाना होता है, जिसमें क्या है, पानी की गति को कम कर दिया जाता है, और जिससे जो वो निलंबित छोटे आकार के कण हैं वो क्या है, नीचे बैठ जाते हैं, किसके, उस टैंक के तल पे बैठ जाते हैं। और बाद में क्या है, जब जैविक पदार्थ, जो वो जैविक पदार्थ है अधिक मात्रा में नीचे बैठ जाएंगे, तो एक बार के बाद क्या है, उसका क्लीनिंग, उस टैंक की क्लीनिंग कर दी जाएगी। फिर आता है तृतीयक उपचार। जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रोगजनकों और अन्य हानिकारक पदार्थों को लक्षित करता है। इसमें क्या है, जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रोगजनक बैक्टीरिया हो गए या फिर अन्य हानिकारक पदार्थ है, जैसे कि भारी तत्व है अगर, तो उसको हटाया जाएगा, उसका उपचार किया जाएगा तृतीयक उपचार में। सीवेज उपचार प्रक्रिया। सीवेज की उपचार की क्या प्रक्रिया है, ये हम पढ़ेंगे। अपशिष्ट जल उपचार प्रक्रिया कई चरणों से मिलकर बनी होती है। कैसे बनी होती है, कई चरणों से मिलकर बनी होती है, जिसमें प्रत्येक चरण एक विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करते हैं। जो अपशिष्ट यानी कि सीवेज उपचार की जो प्रक्रिया है वो कई चरणों से बनी होती है, कई स्टेप से बनी होती है, जिसमें क्या है, प्रत्येक चरण में एक विशेष उद्देश्य को पूरा किया जाता है। जैसे कि प्राथमिक उपचार में हमने क्या पढ़ा था, उसमें हम बड़े आकार के निलंबित पदार्थों को हटाते हैं या फिर सामग्री को हटाते हैं। तो इसी तरीके से हर एक स्टेप पे क्या है, हम उपचार करेंगे और क्या करेंगे, जल को सुरक्षित बनाएंगे, यानी कि पीने योग्य बना सकते। अगर पीने योग्य नहीं बना पाए तो इतना सुरक्षित तो हम जरूर बनाते हैं कि जो जल के निकाय, तालाब, नदी, झील, अगर उसमें वो जल मिल जाता है तो जो विषाक्तता का सांद्रण है वो अधिक ना हो करके बिल्कुल कम होता है, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य पर क्या है, नकारात्मक प्रभाव ना पड़ सके। प्रारंभिक उपचार। प्रारंभिक उपचार में क्या आता है, अभी पढ़ते हैं। इसे एक प्राथमिक अवसादन टैंक के साथ उपयोग किए जाने पर 1 डिग्री उपचार भी कहा जाता है। इसमें क्या है, एक टैंक होता है जिसमें अवसादन यानी कि सेडिमेंटेशन होता है, यानी कि जो निलंबित कण है उसको नीचे बिठाया जाता है, ठीक है। और इसे क्या है, 1 डिग्री उपचार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 1 डिग्री उपचार भी कहा जाता है। यह अपशिष्ट जल से तैरने वाली सामग्री और बड़े अकार्बनिक कणों को हटाता है। इसमें शामिल है, इसमें कुछ यूनिट शामिल है, कुछ इकाइयाँ शामिल है, जो कि 1 डिग्री उपचार यानी कि प्रारंभिक उपचार को उपचार करते हैं। जो क्या करते हैं, 1 डिग्री उपचार या प्रारंभिक उपचार करते हैं। जैसे कि स्क्रीन है, स्क्रीन कक्ष, इसमें क्या स्क्रीन लगी होती है जिससे क्या छन जाता है वो। ग्रिट कक्ष
डिट्रस कक्ष, स्क्रीन में क्या है, बड़े आकार के जैसे लकड़ी वगैरह है वस्तुएं वो हट जाएगी। ग्रिट कक्ष में क्या होगा, सेडिमेंटेशन होगी, जैसे रेत वगैरह है वो बैठ जाएगी। डिट्रस टैंक में क्या होगा, डिट्रस टैंक में भी इसी तरीके से उपचार होगा। और स्कीमिंग टैंक होगा एक, और तेल और ग्रीस जाल रहता है जिसमें तेल और ग्रीस को क्या किया जाता है, तेल और ग्रीस को हटाया जाता है। पढ़ते आगे वन बाय वन। अपशिष्ट जल उपचार प्रक्रिया, प्राथमिक उपचार, इसमें प्रारंभिक प्रणाली के सभी उपचार इकाइयों के साथ साथ प्राथमिक अवसादन टैंक भी शामिल होता है। क्या होता है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, यानी कि प्राथमिक अवसादन टैंक, जहां पे क्या है, मैंने बोला था छोटे आकार के निलंबित कण क्या है, बैठ जाते हैं नीचे। नोट, प्राथमिक अवसादन टैंक को प्राथमिक क्लेरिफायर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राथमिक अवसादन टैंक को प्राथमिक क्लेरिफायर भी कहा जाता है। उद्देश्य, आने वाले अपशिष्ट जल से निलंबित ठोस पदार्थ को हटाना। क्या है इसका उद्देश्य है, यह अपशिष्ट जल को कोलाइडल और घुलित जैविक पदार्थों को नहीं हटाता है, जो छोटे आकार के या फिर घुलित जैविक पदार्थ होते हैं उनको नहीं हटाता है। हटाने की क्या प्रक्रिया पढ़ते हैं। हटाने की प्रक्रिया, बड़े मलबे को स्क्रीनें द्वारा हटाया जाता है, जैसे कि मैंने बताया। अकार्बनिक ठोस पदार्थ को ग्रिट कक्ष में हटाया जाता है, जो क्या होते हैं, अकार्बनिक। जैविक ठोस पदार्थों को अवसादन टैंक में हटाया जाता है। जैविक, जो क्या होंगे, जैविक यानी कि जिनका अपघटन हो सकता है उनको अवसादन यानी कि सेडिमेंटेशन टैंक में हटाया जाता है। प्राथमिक उपचार, अकार्बनिक पदार्थ का निपटान सुविधाजनक होता है क्योंकि यह विघटित नहीं होता है। अकार्बनिक पदार्थ का निपटान क्या होता है, सुविधाजनक होता है, क्योंकि इसका क्या नहीं हो सकता है, अपघटन नहीं हो सकता है। किसके द्वारा, सूक्ष्म जैविक पदार्थ, सूक्ष्म जीव के द्वारा, जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका क्या है, अपघटन करते हैं। लेकिन जैविक सामग्री का निपटान कठिन होता है क्योंकि इसका बिना उपचार के निपटान किया जाता है तो यह उपद्रव उत्पन्न करेगी। अगर इसका उपचार नहीं किया गया तो क्या है, उपद्रव उत्पन्न करेगी। इसीलिए यह वांछनीय है क्योंकि अकार्बनिक और जैविक पदार्थों को दो अलग अलग इकाइयों में हटाया जाता है। किस में हटाया जाता है, अलग अलग इकाइयों में हटाया जाता है। प्राथमिक अवसादन टैंक निलंबित जैविक पदार्थ के 60 से 70% को हटा देता है। जो प्राथमिक अवसादन टैंक है वो निलंबित जैविक पदार्थ के मात्रा को 60 से 70% मात्रा को क्या है, हटा देता है। अब यहाँ पे बताया गया था कि जैविक पदार्थों को हटाना क्यों कठिन है, क्योंकि इसका क्या है, अपघटन होता है। अपघटन होता है तो क्या होता है, ये अधिक प्रदूषित कर देता है और भी जल को। और जो अकार्बनिक पदार्थ है वो उसी अवस्था में रहता है जिस अवस्था में होता है, क्योंकि इसका क्या है, अपघटन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। द्वितीयक उपचार प्रणाली या द्विस्तरीय उपचार प्रणाली। प्राथमिक हमने डिस्कस कर लिया है। प्राथमिक उपचार के बाद इसके अवशिष्ट जल में उपस्थित, प्राथमिक में क्या हटाया था, बड़े आकार के निलंबित कण या फिर जैविक पदार्थ।
अब द्वितीयक में क्या है, इसमें उपस्थित कोलाइडल और घुलित जैविक पदार्थों को हटाने के लिए अधिक उपचार किया जाता है, इसे द्वितीयक उपचार प्रणाली कहा जाता है। इसमें क्या है, कोलाइडल यानी कि छोटे आकार के कण और घुलित जैविक पदार्थों को हटाने के लिए क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। इसमें जैविक पदार्थों का जैविक रूपांतरण होता है। क्या होता है, जैविक रूपांतरण होता है, जिससे वे बायोमास बैक्टीरिया में बदल जाते हैं, जिन्हें बाद में द्वितीयक अवसादन टैंक में अवसादन द्वारा हटाया जाता है। इसमें क्या हो जाता है, जो जैविक पदार्थ है उनका क्या हो जाता है, अपघटन होता है और क्या, वो बैक्टीरिया में बदल जाते हैं और फिर उसका क्या है, द्वितीयक अवसादन टैंक यानी कि सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में इसको हटाया जाता है। सूक्ष्म जीवों और जैविक पदार्थों के बीच संपर्क को निलंबित बायोमास को निलंबित करके या ठोस सतहों से जुड़े बायोमास की परत के ऊपर अवशिष्ट जल प्रवाहित करके अनुकूलित किया जाता है। द्वितीयक क्लेरिफायर सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में अवसादित कीचड़ का एक भाग वापस एयरेटर में पुनः चक्रित किया जाता है, जिससे क्या है, क्या हो जाए, जैविक पदार्थों का अपघटन हो, क्योंकि उसमें क्या है, बैक्टीरिया ऑलरेडी मौजूद होते हैं, तो उसको क्या है, पुनः चक्रण के लिए प्राथमिक अवसादन टैंक में वापसी भेजा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से इसका अपघटन होता है। तो ये जो बायोमास के एक भाग को पुनःचक्रित करने से अवशिष्ट जल के संपर्क में बड़ी संख्या में जीव बने रहते हैं और रूपांतरण प्रक्रिया तेज हो जाती है। वो किस में बदलते हैं, सूक्ष्म जीव में बदलते हैं। ठीक है, जैविक वृद्धि के लिए सतह क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए पत्थरों या अन्य माध्यमों का उपयोग किया जाता है। उसका अपघटन करने के लिए क्या है, अगर क्षेत्रफल बढ़ाना है, सतह का क्षेत्रफल बढ़ाना है, तो पत्थर और माध्यमों का उपयोग किया जाता है। बैक्टीरिया की पुरानी परत या सतह से अलग होकर धुल जाती है और बाहर निकल जाती है। जो पुरानी परत है सतह से अलग होकर धुल जाती है और बाहर निकल जाती है, अगर हमने क्या है, पत्थरों या अन्य माध्यमों का उपयोग किया है। यह अपवाह इन्फ्लुएंट जहाँ से बाहर निकलता है, क्या, जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो पानी है, जो बैक्टीरिया से समृद्ध होता है, जिसमें क्या हो गए, ज़्यादातर बैक्टीरिया हो गए, एक अतिरिक्त बैक्टीरियल स्रोत के रूप में आंशिक रूप से पुनः उपयोग किया जा सकता है, ताकि एक अनुकूल बैक्टीरियल स्तर बनाए रखा जा सके। इसको क्या है, दोबारा से उपयोग करते हैं हम टैंक में, ताकि क्या है, जो बैक्टीरिया का स्तर है वो वापसी बन जाए और जो जैविक पदार्थ है उसका अपघटन बार बार हो सके। अगर अपघटन होगा तो पानी क्या हो जाएगा, पानी शुद्ध किया जा सकता है। जब अपवाह को पुनःचक्रित किया जाता है तो ट्रिकलिंग फिल्टर को उच्च दर ट्रिकलिंग फिल्टर कहा जाता है। जब अपवाह को दोबारा से पुनःचक्रण किया जाएगा तो उसके में जो ट्रिकलिंग फिल्टर है लगा होता है, घूमता रहता है, जिसके ऊपर क्या है, बैक्टीरिया बैठते हैं और जैविक पदार्थ का अपघटन करते हैं। उसे क्या कहा जाता है, उच्च दर ट्रिकलिंग फिल्टर कहा जाता है। द्वितीयक प्रणाली अतिरिक्त बायोमास उत्पन्न करती है, जो सूक्ष्म जीव द्वारा जैव अपघटनीय होता है। अब क्या है, द्वितीयक प्रणाली में और बायोमास होगा, किससे आएगा बायोमास, जैविक पदार्थ से, और
सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या है उसका अपघटन किया जाएगा। द्वितीयक कीचड़ को आमतौर पर प्राथमिक कीचड़ के साथ मिलाया जाता है और आगे वायवीय एरोबिक और अवायवीय एनारोबिक विधि से उपचार किया जाता है। जो द्वितीयक कीचड़ है उसमें क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव अधिक मौजूद होते हैं, तो क्या है उसको प्राथमिक कीचड़ में मिलाया जाता है, जिससे क्या है उसका अपघटन या फिर तो एरोबिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, क्योंकि कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटन करते हैं, या फिर अवायवीय विधि यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटन होगा। जब अवायवीय विधि से उपचार किया जाता है तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और निष्क्रिय गैस जैसी गैसीय अंतिम उत्पाद बनते हैं। मतलब जो एनएरोबिक है अवायवीय विधि द्वारा अगर अपघटन होगा तो ये सारे के सारे उत्पाद बनेंगे। क्या बनेंगे? ये सारे उत्पाद बनेंगे। उच्च ऊष्मायमान वाला मीथेन ऊर्जा आवश्यकता का एक भाग पूरा कर सकता है। क्या कर सकता है? जब मीथेन निकलेगी तो क्या है उच्च ऊष्मायमान क्या होता है, इसका मीथेन का ऊष्मायमान क्या होता है? उच्च होता है। तो उच्च ऊष्मायमान वाला मीथेन ऊर्जा आवश्यकता का एक भाग क्या करेगा? पूरा करेगा। फिर आता है तृतीयक उपचार प्रणाली। द्वितीयक में हमने क्या करा कि जो जैविक पदार्थ है निलंबित, सूक्ष्म निलंबित, कोलाइडल भी बोल सकते हैं हम, जैविक पदार्थ है उसका अपघटन किया, और जैसे ही वो द्वितीयक अवसादन टैंक में जाता है और एफ्लुएंट जिसे बोलते हैं कि जहाँ से वो बाहर निकलता है उसका क्या है पुनः चक्रण करते हैं हम, उसे हम प्राथमिक अवसादन टैंक में भेजते हैं, ताकि वो दोबारा से उसमें, क्योंकि क्या होते हैं सूक्ष्म जीव अधिक होते हैं, तो वो क्या करेंगे फिर से जो जैविक पदार्थ है उसका क्या अपघटन करेगा। अगर सूक्ष्म जीव जितने ज़्यादा अधिक हो गए उतना ज़्यादा जैविक पदार्थों का क्या है अपघटन तेजी से होगा, और जिससे क्या है ट्रीटमेंट जल्दी होगा। तृतीयक उपचार प्रणाली। तृतीयक उपचार में अधिक स्पष्टीकरण, क्लेरिफिकेशन तथा विसंक्रमण, डिसइंफेक्शन शामिल होता है। भारत में तृतीयक उपचार सामान्यतः केवल महामारियों या आपातकालीन परिस्थितियों में ही किया जाता है। भारत में जो तृतीयक उपचार है वो या तो महामारी हो रही हो या फिर आपातकालीन परिस्थितियां है, तो उस समय क्या है हम तृतीयक उपचार करते हैं। अब यहाँ पे प्राथमिक उपचार प्रणाली है, ठीक है, इसको डिटेल में और बताया गया है। जैसे कि स्क्रीनिंग ये क्या काम करता है? यह आने वाले अपशिष्ट जल के लिए किया जाने वाला पहला कार्य है। स्क्रीन को मोटे छलनी, मध्यम छलनी और महीन छलनी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। और मोटी, मध्यम और महीन छलनी जिसका आकार क्या है खुला स्थान, मतलब जैसे ये स्क्रीन है, खुला स्थान अगर 50 mm है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे मोटी छलनी, और जिसका आकार कितना है 20 से 50 mm है उसे मध्यम, और महीन 20 mm से कम। एक सेंटीमीटर बराबर 10 mm, यानी कि 50 mm है तो 5 सेंटीमीटर, 20 से 50 mm 2 से 5 सेंटीमीटर, और 20 से mm से कम यानी कि 2 सेंटीमीटर से कम उसे बोलेंगे महीन, और 2 से 5 मध्यम, और 5 सेंटीमीटर मोटी। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो स्क्रीनिंग लगी है, तो क्या है, क्या कर रहा है ये पानी को से जो मोटे, ठीक है, या फिर बड़े आकार के अवांछित पदार्थ है उसको क्या कर रहा है हटा रहा है।
फिर आता है ग्रीट कक्ष, जो हमने डिस्कस किया। देखो कैसा इसका डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे, ग्रीट कक्ष। ठीक है, ये पंपों से पहले स्थित होते हैं ताकि जाम, क्लॉगिंग तथा पंपों को होने वाले नुकसान से रोका जा सके। ठीक है, ग्रीट हटाने से अन्य इकाइयों की सफाई की आवृत्ति कम होती है। अगर ग्रीट हटा देंगे इसमें से हम, तो क्या हो जाएगा, अन्य इकाइयों की आवृत्ति कम होती है। बाकी इसमें क्या है, डिजाइन, ग्रीट कक्ष की डिजाइन है, ये सारा नहीं पूछा जाएगा इसमें एग्जाम में, तो इसे हम स्किप करते हैं। बाकी आप देख सकते हो, इतना डिटेल में इसमें नहीं पूछा जाएगा। डिट्रस टैंक, यह ग्रीट चैम्बर के समान होता है। यह केवल अंतर यह है, डिट्रस टैंक को ग्रीट चैम्बर की तुलना में अधिक महीन कणों को हटाने के लिए बनाया जाता है। जो डिट्रस टैंक है ये क्या है, ग्रीट चैम्बर की तुलना में महीन कणों को हटाएगा। स्किमिंग टैंक, इससे तेल, ग्रीस, साबुन आदि को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब जैसे ये ऊपर तेल, ग्रीस की परत जम गई तो इसे क्या है, हटा दिया जाएगा। एक आउटलेट निकासी पाइप है, वहां से क्या है, हटा दिया जाएगा। ठीक है, अवसादन टैंक, अवसादन टैंक विशिष्ट गुरुत्व सामान्यतः 1.2 होता है। ठीक है, प्राथमिक अवसादन में क्या है, कार्बनिक निलंबित ठोस पदार्थ बैठ जाते हैं। कैसे, कार्बनिक निलंबित ठोस पदार्थ बैठ जाते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक बोला जाता है इसे इंग्लिश में। अवसादन के प्रकार, देखो अवसादन के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि पृथक अवसादन, अलग अलग, ठीक है, ऐसे बैठेगा। और फिर है फ्लोक्यूलेंट अवसादन, क्या हो जाएगा, 4-5 कण एक साथ मिल लेंगे तो उसका भार अधिक हो जाएगा तब बैठेगा। ठीक है, अवरुद्ध या क्षेत्रीय अवसादन, ठीक है, अवरुद्ध या फिर अधिक क्षेत्र है तो उसमें क्या है, अवसादन हो रहा है, बैठ रहा है। फिर संपीड़न या फिर कंप्रेशन, दबाया जा रहा है तो उससे अवसादन हो रहा है। ठीक है, यही यहां पे बताया गया है, पृथक अवसादन। ठीक है, यह तब होता है जब अवसादन के दौरान कण अपने आकार, आकृति या द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं करते। मतलब कण की इतना द्रव्यमान होता है कि ये आसानी से बैठ सकते हैं। ठीक है, फ्लोक्यूलेंट अवसादन, फ्लोक्यूलेट कणों का अवसादन के दौरान आपस में जुड़कर बड़े गुच्छे बनने लगते हैं ताकि क्या, इसका द्रव्यमान अधिक हो सके और आसानी से बैठ सके। और इसमें क्या है, इसमें बारीक से बारीक कण भी नीचे बैठ जाते हैं। फिर है अवरोधन या क्षेत्रीय अवसादन, जब फ्लोक्यूलेट कणों की सांद्रता मध्यवर्ती सीमा में होती है तब वे एक दूसरे के निकट इतने आ जाते हैं कि उनके वेग क्षेत्र आपस में ओवरलैप करने लगते हैं, जिससे अवरोध या अवसादन होता है। क्या है, जब ये एक दूसरे के ज़्यादा निकट आएंगे तो क्या है, वेग क्षेत्र कम हो जाएगा और क्या है, नीचे बैठ जाएंगे। फिर है संपीड़न या कंप्रेशन अवसादन। संपीड़न क्षेत्र में कणों की सांद्रता इतनी अधिक होती है कि कण एक दूसरे के साथ भौतिक संपर्क में आ जाते हैं, और जैसे ही भौतिक संपर्क में आ जाते हैं तथा निचली परत ऊपरी परतों के भार को सहारा देती है। ठीक है, उससे क्या है, ये आराम से नीचे बैठ जाते हैं। द्वितीयक उपचार प्रणाली, इसको फिर डिटेल में बताया गया है, जैसे कि एरोबिक उपचार, यानी कि यहाँ पे क्या, हवा इसके संपर्क में है। ठीक है, मैंने इसको डिस्कस कर दिया है पहले ही। फिर है एनोरोबिक उपचार, यहाँ पे क्या है,
या तो जमीन के नीचे होगा या फिर कुछ ऐसा निकाय या फिर प्रणाली है जिसके अंदर क्या हवा नहीं जा रही, जैसे कि एनारोबिक उपचार हुआ। बैक्टीरिया क्या है, वायु की अनुपस्थिति में जैविक पदार्थ या फिर हम बोल सकते हैं पदार्थों का क्या अपघटन करेगा, और अपघटन हमेशा जैविक पदार्थों का ही होता है। फिर आता है द्वितीयक उपचार की दक्षता। ठीक है, जैविक ऑक्सीजन की मांग 70 से 95% की कमी करता है। जैविक ऑक्सीजन की मांग क्या है, 70 से 95% कम रहती है। ठोस पदार्थों को 70 से 92% तक हटाता है। जीवाणु भार को 80 से 98% कम करता है। ये क्या है द्वितीयक उपचार के। फिर है सीवेज प्रसंस्करण में द्वितीयक उपचार, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। प्राथमिक उपचार के बाद अपशिष्ट जल में फिर भी मूल रूप से उपस्थित अस्थिर कार्बनिक पदार्थों का 40 से 50% भाग रहता है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ का कितना भाग रहता है, 40 से 50% भाग इसमें रहता है। द्वितीयक उपचार के प्रकार जैसे कि एरोबिक में कौन कौन सी चीजें हम उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीकरण तालाब, इसमें क्या है ऑक्सीजन घुल जाती है आराम से। वातित लेगुन बनाया हुआ है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन घूम जाती है। फिर है ट्रिकलिंग फिल्टर, जो मैंने अभी तक बताया था, ये क्या है घूमता रहता है और इसके ऊपर क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैठते हैं और क्या है जैविक पदार्थों का अपघटन करता रहता है। और फिर है सक्रिय कीचड़, ये वाला, इसमें भी क्या है आराम से हवा मिलती है और क्या है अपघटन करता रहता है जैविक पदार्थों का। फिर है एनारोबिक का बता दिया था मैंने ये, ठीक है, हवा इसके संपर्क में डायरेक्ट नहीं होगी तो उसे क्या है एनारोबिक बोलते हैं। ठीक है, अब अपशिष्ट जल प्रबंधन में तृतीयक उपचार प्राथमिक और द्वितीयक उपचारों के पूर्ण होने के बाद अपशिष्ट जल प्रसंस्करण की अंतिम चरण होता है। क्या होता है, अंतिम चरण होता है। उपचारित जल में उच्च शुद्धता स्तर प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि विशेष रूप से महामारी आपातकालीन स्थितियों के दौरान जब गहन स्वच्छता की आवश्यकता होती है अत्यंत प्रासंगिक होता है। ये अधिकतर महामारी और किसमें आपातकालीन स्थितियों में किया जाता है तृतीयक उपचार। अब तृतीयक उपचार के प्रमुख उद्देश्य क्या है, असाधित ठोसों से अतिरिक्त ठोसों का निष्कासन, जैसे कि भारी तत्व वगैरह है। ठीक है, उन नाइट्रोजन और फास्फोरस यौगिकों का उन्मूलन जो यूट्रोफिकेशन जल का पोषक तत्व से भर जाना का कारण बन सकता है। मतलब उन नाइट्रोजन और फास्फोरस पोषक तत्वों को हटा दिया जाएगा, यौगिकों को हटा दिया जाएगा जो यूट्रोफिकेशन का कारण बनता है। और यूट्रोफिकेशन पूछा गया है PYQ में, प्रीवियस ईयर पेपर में PYP में। जीवाणु जैसे रोगजनों का निष्कीटन, डिसइंफेक्शन, अल्ट्रा क्लीनिंग, जल गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए क्लेरिफिकेशन यानी कि स्पष्टीकरण। अब देखो इसमें शामिल कौन कौन सी प्रक्रिया है तृतीयक उपचार में। पहला है अवक्षेपण, प्रेसिपिटेशन। क्या है प्रेसिपिटेशन, अवक्षेपण। अवशेष के रूप में विशिष्ट औषधियों को हटाने के लिए रासायनिक पदार्थों का संयोग यानी फिर जोड़ना। रासायनिक पदार्थ को इसमें डाला जाता है जिससे क्या है अगर छोटे छोटे कण है वो प्रेसिपिटेट हो करके नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, फिर है नाइट्रोजन स्ट्रिपिंग, हानिकारक प्रभाव को रोकने के लिए नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने की तकनीक है। ठीक है, और फिर है क्लोरीनीकरण हमारे ब्लीचिंग पाउडर जैसे डाला जाता है। ठीक है, प्रभावी निष्कीटन, ठीक है, जो कीट हो गए उसको के लिए क्लोरीन का उपयोग करना, यानी कि क्या कर देंगे हम कीटों को मार देंगे। फिर है परिशोधन, फिल्ट्रेशन, पूर्व उपचार के बाद शेष रह जाने वाले अति सूक्ष्म कणों को हटाना क्या कहलाता है फिल्ट्रेशन। आजकल तो RO लगा रहता है वो, ठीक है, RO लगे रहते हैं घर पे। अब देखो ये था
प्रेसिपिटेशन अवक्षेपण, इसमें क्या है, प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाएंगे और ये नाइट्रोजन स्ट्रिपिंग है जिससे कि नाइट्रोजन निकल जाए। और ये क्या है, क्लोरिनेशन है, इसमें क्या होता है, सूक्ष्म जीव जो कि हानिकारक है उसको मार दिया जाता है। और ये क्या है, फिल्ट्रेशन, इसमें फिल्टर किया जाता है पानी को अगर ज़रूरत है तो। देखो यहाँ पे उपरोक्त प्रक्रियाएं मिलकर उपचारित जल को पर्यावरण में सुरक्षित रूप से छोड़ने या पुनः उपयोग के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा जहाँ से मैंने स्पीड बढ़ाई है समझना कि वो उतना अत्यधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ एक नज़र जिस तरीके से मैंने स्पीड बढ़ाई है उसी तरीके से आपको समझना है। जैसे कि इसमें ये तृतीयक उपचार की प्रक्रिया है, क्लोरीनीकरण, ये पूछा जा सकता है। कौन सा पूछा जा सकता है, अवक्षेपण, नाइट्रोजन स्ट्रिपिंग और परिशोधन, तो इस तरीके के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हमारे ये जो वीडियो है, अब एक्चुअली क्या है कि हम इस EVS की जो वीडियो है वो YouTube पर भी फ्री में डाल रहे हैं। तो EVS की वीडियो अगर YouTube पे आ रही है तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। अधिक से अधिक अपने मित्रगण एवं सहपाठी जो भी है आप उनके साथ शेयर कीजिए। और अगर आप जो मैंने ये क्लास ली है YouTube के लिए भी और ये ऐप के लिए भी है, अगर आपको इसके नोट्स भी चाहिए तो आप हमारे ऐप पर आकर के कोर्स ले सकते हैं, जो कि अभी क्या है, अवेलेबल है और कुछ दिनों के लिए अवेलेबल रहेगा। उसके बाद क्या है, हम उसको बंद करने वाले हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।